हेलो ऑल द व्यूअर्स ऑफ माई अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसका नाम है एक्सपोजिशन ऑफ द डिमांड इन द प्रपोजल अप्रूव्ड इन डिफरेंट कमिटीज़ एंड कॉन्फ्रेंसेस। अलग अलग कमिटीज़ और कॉन्फ्रेंसेस में जो डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था, जो प्रपोजल्स, जो प्रस्ताव थे उन्हें एक्सेप्ट किया गया था, उसको हम देखते हैं फॉर दी डिफरेंट डिमांड्स। जो ऑटोनमस डिमांड उठी थी उनको इंट्रोडक्शन देखेंगे। द डिमांड फॉर ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट्स ने, हमने लास्ट वीडियो में स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड्स को देखा। वो चाहते थे कि उनका हर कल्चर तरीके से जो है ऑटोनमस हो जाए। इन इंडिया एमर्ज मेनली ड्यू टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट की सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी के कारण ये डिमांड उठी थी कि स्टेट चाहते हैं हमें पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दे दी जाए, स्पेशली आफ्टर द इनिशियल डिकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस। जब स्वतंत्रता हमें मिल जाती है उसके बाद के कुछ इनिशियल स्टेजेस में ऐसी डिमांड्स उठने लगी थी। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू दिस ट्रेंड्स, अलग अलग तरीके के फैक्टर्स थे, कारण थे जो ये डिमांड्स उठी थी स्वायत्तता की। द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई आधार पर जब राष्ट्र बने थे, राज्य बने थे। द राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनका उभरना हुआ। इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़ देखने को मिली अलग अलग राज्यों के बीच में, रीजन्स में, क्षेत्रों में। एंड रिपीटेड इंटेंसेस ऑफ मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाइक 356 उस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, मतलब प्रेसिडेंशियल रूल बहुत ज़्यादा लागू हो रहा था। तो इसके कारण स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड बढ़ी, सब कुछ हार्म होता था। इसीलिए स्टेट्स बिगेन टू फील दैट दे वर बीइंग ट्रीटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। अब स्टेट को क्या लगने लगा था उस टाइम कि वो बस एक प्रशासनिक यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह ही रह चुके हैं, यूनियन की इकाई बनकर काम करते हैं। एंड देन इक्वल पार्टनर्स नहीं है वो साथ में, फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है, उन पर फेडरल स्ट्रक्चर लागू ही नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टेट्स को ऐसा लगता था। तो ये जो डिससेटिस्फेक्शन था, यानी हम कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि और डिससेटिस्फेक्शन मतलब असंतुष्टि जो पनप गई थी स्टेट्स के मन में, लेड टू ऑर्गेनाइज एफर्ट्स थ्रू कमिटीज़। फिर इस चीज़ को वापस ऑर्गेनाइज, इसके रिजोल्यूशन, इसका कुछ सुझाव, मतलब इसको ख़त्म करना, इस असंतुष्टि को ख़त्म करने के लिए, इसको वापस ठीक करने के लिए कमिटीज़ ने बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन प्रस्ताव दिए, कॉन्फ्रेंसेस हुई, यानी कि सेमिनार्स हुए, टू पुश फॉर अ मोर बैलेंस्ड कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम को पुश किया गया कि ठीक है, स्टेट्स को अगर ऐसा लगने लगा है कि जो सेंटर है वो बहुत हावी हो रहा है उनके ऊपर, तो ठीक है, ऐसी कमिटीज़, ऐसे सेमिनार्स बनाते हैं जिनमें जो है स्टेट्स को है थोड़ी फेडरल सिस्टम कोऑपरेटिव लगे, थोड़ा सहयोगी संघवाद लगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमेटी है राजा मन्नर कमेटी। राजा मन्नर कमेटी 1969। ओके, ईयर भी याद रखना ज़रूरी है। राजा मन्नर कमेटी 1969। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझेंगे। सेटअप बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। इसे किसने बनाया था? सेट किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, अंडर जस्टिस पीवी राजा मन्नार, टू स्टडी द सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए राजा मन्नार, पीवी राजा मन्नार थे, जस्टिस थे, उनको ये किया गया था। ओके, फर्स्ट फॉर्मल स्टेट अटेम्प्ट, पहला एक फॉर्मल लेवल का, स्टेट लेवल का फॉर्मल अटेम्प्ट था टू डिमांड ग्रेटर ऑटोनॉमी, जिससे क्या है, ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड की गई थी। इसका मेन प्रपोजल्स क्या थे, प्रस्ताव क्या थे इस कमेटी के? एबॉलिश 356 की भाई सबसे पहले तो अपना ख़त्म कर दो, मतलब हटा दो 356 को, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है उसको हटा दो। क्लेमिंग इट वॉज ऑफन मिसयूज्ड पॉलिटिकली, क्योंकि इसे राजनीतिक तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए जो सेंटर है वो स्टेट्स पर थोपती है इसको, इसलिए इसका मेन प्रपोजल था 356 को हटा देना। ट्रांसफर ऑफ रेसिडरी पावर्स टू स्टेट्स, जो रेसिडरी पावर्स हमारे संविधान में आर्टिकल 248 के अंदर सिर्फ सेंटर को दी गई है, उसको स्टेट को देने की बात की गई थी राजा मन्नार कमेटी के द्वारा। पहला इनका मेन प्रपोजल था 356 को ख़त्म करो, रेसिडरी पावर्स को स्टेट्स को दो, इंस्टेड ऑफ सेंटर को मत दो। करंटली विद सेंटर, लेकिन आज के सेंटर के साथ है जो आर्टिकल 248 में मेंशन की हुई है। फाइनेंस कमीशन शुड बिकम परमानेंट बॉडी। 5 साल में क्या चेंज करते हो आप, ये गलत है, परमानेंट बॉडी बना दो इसे। एंश्योर फेयर रेगुलर फाइनेंस डिवोल्यूशन होने चाहिए इसमें, मतलब रेगुलर तरीके से डिवोल्यूशन होने चाहिए फाइनेंस के। ओके, सारी की सारी जितनी भी हस्तांतरण है शक्तियों का फाइनेंस का, वो रेगुलर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए,
ठीक है, तो ऐसा कहा गया। स्टेट्स टू हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल, स्टेट्स के पास एक्सक्लूसिव उनका खुद का कंट्रोल होना चाहिए ओवर सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट में भी स्टेट के पास नहीं है। बताइए, पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, इतना ज़्यादा सेंटर जो है इंटरफेरेंस करती है, ये नहीं चलेगा। विद नो इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर, वो कहते हैं स्टेट लिस्ट में तो कम से कम आप स्टेट को एक्सक्लूसिव कंट्रोल पावर दो, इतना इंटरफेरेंस क्यों सेंटर का। प्रायर कंसल्टेशन विद स्टेट्स की जानी चाहिए, पहले आप कंसल्ट करो स्टेट के साथ, बातचीत करो बिफोर द सेंटर एंटर्स इनटू द इंटरनेशनल ट्रीटीज अफेक्टिंग दैम। सेंटर जो है इंटरनेशनल ट्रीटी में इंटरफेयर करता है, अफेक्ट करता है स्टेट्स को, पहले स्टेट से कंसल्ट किया जाना चाहिए। ऐसे रिकमेंडेशन दिए गए थे, प्रपोजल रखे गए थे, प्रस्ताव रखे गए थे, माने गए थे नहीं माने गए थे नहीं, हमें प्रपोजल की बात करनी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कमिटीज़ में थे, ओके। उसके बाद देखते हैं प्रायर कंसल्टेशन वाला हो गया। स्ट्रेंथनिंग ऑफ जोनल काउंसिल, यानी जोनल काउंसिल जो होते हैं, परिषद जो होते हैं, जो लोकल लेवल्स के होते हैं, तो मीडिएट, ताकि एक जोनल काउंसिल बनाई जाए, उसको मजबूत किया जाए मीडिएट करने के लिए, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर और स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई हो गई है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, वहाँ की जोनल काउंसिल जो परिषद बनाई जाएगी वो करेगी, ओके, रिजॉल्व करेगी। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या निकल कर आया था इस रिकमेंडेशन के प्रपोजल्स का, ये कमेटी के प्रपोजल का। सेंटर इग्नोर्ड द रिपोर्ट, सेंटर ने इसको नकार दिया कि क्या है ये, रिजेक्टिंग की रिकमेंडेशंस, और सारी रिकमेंडेशंस को जो है सेंटर ने नकार दिया। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल बताया गया है, ये सही नहीं है, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल इन तमिलनाडु एंड अदर सर्दर्न स्टेट्स को इसको सही नहीं बताया गया है। लेटर इंस्पायर्ड वाइडर फेडरल डिबेट्स, बाद में ये जाके रिकमेंडेशंस बाद में फेडरल डिबेट्स को बहुत इंस्पायर्ड करती है, जैसे कि सरकारी कमीशन का फॉर्मेशन होता है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ओके गाइस। फिर आती है नेक्स्ट कमेटी, आनंदपुरम साहिब रेजोल्यूशन 1973 के अंदर ये रेजोल्यूशन प्रस्ताव आता है। आनंदपुर साहिब नाम है इसका। बैकग्राउंड देखते हैं इसका सबसे पहले। पासिस बाय शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के द्वारा पास किया गया था। अ मेजर सिख पॉलिटिकल पार्टी है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। डिमांडिंग ऑटोनॉमी फॉर पंजाब, ये पंजाब के लिए ऑटोनॉमी डिमांड करती है, बेस्ड ऑन रिलीजियस, उसके धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक रीजंस, कारण को ध्यान में रख के ये पास करती है अपने कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमी के डिमांड। इसका मेन प्रपोजल हम देखते हैं क्या था। मेन प्रपोजल इस कमेटी रेजोल्यूशन का, मैक्सिमम ऑटोनॉमी चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता चाहते हैं ऑफ टू स्टेट्स पर, सेंटर लिमिटेड टू डिफेंस, जो वो कहते हैं कि सेंटर जो है ना थोड़ा लिमिट हो जाए डिफेंस के मामले में, फॉरेन अफेयर्स में, करेंसी और कम्युनिकेशन में, ठीक है, जो कि अभी तक तो हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी जहाँ सेंटर को तो स्ट्रांग होना पड़ेगा, लेकिन ये चाहते हैं मैक्सिमम ऑटोनॉमी की बात करते हैं। ये डायरेक्ट सेंटर को ही लिमिट कर रहे हैं इन सब मामलों में जहाँ सेंटर लॉज बनाने का अधिकार रखता है, वहाँ पे फुल कंट्रोल चाहते हैं ओवर एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री ट्रेड पे, जो इंडस्ट्री ट्रेड व्यापार पे, उद्योग पर और नेचुरल रिसोर्स पर स्टेट जो है अपना फुल कंट्रोल चाहते हैं, लाइक रिवर वाटर्स फॉर स्टेट्स, ऐसे इन तरीके के तरीकों में फुल कंट्रोल चाहते हैं ये। रिलीजियस ऑटोनॉमी चाहते हैं फॉर सिख इंस्टीट्यूशन, अपने सिख इंस्टीट्यूशन के लिए, विदाउट सेंट्रल इंटरफेरेंस, जिसमें सेंटर का कोई इंटरफेरेंस ना हो, हस्तक्षेप ना हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, वो कहते हैं जो सेंटर जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट्स को टैक्सेस, विद अ लार्जर शेयर गोइंग टू स्टेट्स, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा स्टेट्स को मिलना चाहिए, वो चाहते हैं। ऑटोनॉमी इन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर में अपनी स्वायत्ता चाहते हैं कि हम लॉ कानून को भी मेंटेन करवाएं, ऑर्डर को भी मेंटेन करवाएं। कंट्रोल ओवर, पुलिस पर कंट्रोल चाहती है, सिक्योरिटी विद इन द स्टेट, इन सब चीज़ों पर राज करना चाहती हैं। रिजल्ट इसका क्या आता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका, नॉट एक्सेप्टेड ऑफिशियली बाय द सेंटर, सेंटर इसे भी जो है रिजेक्ट कर देता है। व्यूड बाय मेनी सेपरेटिस्ट कॉज्ड पॉलिटिकल टेंशन, बाद में ये जाके देखा जाता है, सेपरेटिस्ट लोग देखते हैं इसे और ये पॉलिटिकल टेंशन बनता है। इन्फ्लुएंस्ड करता है, प्रभावित करता है लेटर एग्रीमेंट्स लाइक पंजाब अक्रोड 1985 को, बाद में ये जो है प्रभावित करता है। स्ट्रेंथन, मजबूत करता है डिस्कशंस अराउंड कल्चरल फेडरलिज्म, स्टेट की राइट्स की बात करता है। फिर हम देखते हैं सरकारिया कमीशन, जिसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, 1983 से 88 तक। इसका बैकग्राउंड समझते हैं। अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है सरकारिया कमीशन, टू एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशन, की वास्तव में देखो सेंटर और स्टेट के रिलेशन सही तो चल रहे हैं,
एमिड ग्रोइंग डिमांड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर ये दिखाता है कि क्या डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड वास्तव में उठ रही है। इसके मेन प्रपोजल्स कुछ होते हैं, क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्ट मिसयूज ऑफ 365 जो है उसका कम करो, विद क्लियर गाइडलाइंस फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल्स। अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो क्लियर गाइडलाइन शेयर करो पहले, किन आधारों पे लगेगी, पॉलिटिकल मिसयूज तो नहीं होगा ना उसका, उसके हिसाब से। रेसिडरी पावर जो होती है टू कंटिन्यू विद सेंटर, रेसिडरी पावर को तो कंटिन्यू रखा सेंटर के, बट टू बी एक्सरसाइज रेयरली एंड केयरफुली, लेकिन उनका बहुत ही रेयरली इस्तेमाल किया जाए और केयरफुली, सावधान होकर ही इस्तेमाल किया जाए। एक्टिवेट द इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल को एक्टिवेट कर दिया जाए अंडर 263, यानी 263 आर्टिकल में जो इंटरस्टेट है उसे एक्टिवेट किया जाए। परमानेंट फोरम फॉर स्टेट और सेंटर के डायलॉग बातचीत होती रहे, उसके लिए परमानेंट फोरम बना दिया जाए उसे। कंसल्ट स्टेट बिफोर लेजिस्लेटिंग और सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कंसल्ट किया जाए स्टेट से कुछ भी सब्जेक्ट बनाने से पहले, सब्जेक्ट में हस्तक्षेप करने से पहले कंकरेंट लिस्ट में सबसे पहले किससे कंसल्ट किया जाए, स्टेट से कंसल्ट किया जाए। फाइनेंस रिलेशन कैसे होने चाहिए, शुड बी रिकॉग्नाइज स्टेट्स नीड्स एंड डेवलप्ड गैप्स, वो भरने चाहिए जो गैप्स है ना नीड और डेवलपमेंट में, ज़रूरत में और विकास में, वो तो उस चीज़ को देखा जाए। फाइनेंशियल रिलेशंस में ये रिकमेंडेशंस आती हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नेंस जो है ना शुड इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर, वो कहते हैं कि जब आप अपॉइंटमेंट करते हो गवर्नर की, उससे किसके साथ कंसल्ट किया जाना चाहिए, चीफ मिनिस्टर्स के साथ कंसल्ट किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। गवर्नर शुड इम्पार्शियली, और बिना भी किसी भेदभाव के गवर्नर को जो है अपॉइंट किया जाना, अव्यक्ति होके गवर्न शुड अपॉइंट किया जाना चाहिए। ओके, रिजल्ट देखते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है इसका। मेनी रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड इन प्रैक्टिस, आज अपनाई गई है थ्रू नॉट लीगली मैंडेटरी, लीगली तो नहीं है और मैंडेटरी ज़रूरत, मतलब ऐसा नहीं है कि करनी ही पड़ेगी, लेकिन हाँ अपनाई गई है, प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। इंटरस्टेट काउंसिल एक्टिवेटेड इन 1990, जिसकी बात की गई थी इंटरस्टेट काउंसिल की, इसको बाद में 1990 के अंदर अपना लिया, एक्टिवेटेड कर दिया गया था। वाई वीपी सिंह गवर्नमेंट जब आई थी उसके अंदर ग्रेटर स्ट्रेस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और ये किस पर सबसे ज़्यादा बल देता है, सहकारी संघवाद पर बल देता है, एंड डायलॉग मैकेनिज्म की बात करता है। लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर ट्रेंड्स लाइक फिस्कल फेडरलिज्म बाद में आता है, उसकी फाउंडेशन बिछाता है ये वाला जो सरकारिया कमीशन है। ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग, कोई भी प्लान बनाएंगे स्टेट पार्टिसिपेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, उस चीज़ की बात करता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का डिस्कशन क्या होता है ये समझते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। फॉर्म्ड इन 1952, एनडीसी कब बना था, 1952 के अंदर बना था। कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, यूनियन मिनिस्टर होंगे एंड चीफ मिनिस्टर कोऑर्डिनेट प्लानिंग करेंगे मिलके। इसके मेन प्रपोजल्स क्या थे, ओवर टाइम स्टेट शुड बी गिवन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, अब यहाँ पे कहा गया था स्टेट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा, लचीला और ज़्यादा ऑटोनोमस बनाया जाएगा, यूजिंग सेंट्रली अलोकेटेड फंड्स, जिसमें सेंटर अलोकेट करेगा फंड्स, स्टेट्स को फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होगी जिसमें लोकल बॉडीज़ को भी अपने डिसीजन मेकिंग की पार्टिसिपेशन की पूरी आज़ादी मिलेगी। अलाउइंग स्टेट टू डिज़ाइन डेवलप्ड स्कीम्स, अपनी तरीके से स्टेट्स डिज़ाइन कर सकती हैं, अपने विकास के लिए स्कीम्स बना सकती हैं बेस्ड ऑन लोकल नीड्स, जैसा उनके लोगों को ज़रूरत है, स्टेट्स के लोगों को वैसी पॉलिसी बना सकती है। नीड्स बेस्ड फंडिंग रेदर देन वन साइज फिट्स ऑल नेशन स्कीम्स, ज़रूरी नहीं है कि ऐसी फंडिंग बनाओ जो सभी के लिए फिट बैठ जाए, अपने अपने हिसाब से आप उसमें अमेंड कर सकते हो। नीड बेस्ड फंडिंग होनी चाहिए, जैसी ज़रूरत वैसी फंडिंग दी जानी चाहिए हर स्टेट को, ऐसा नहीं हो कि एक जिस राज्य को ज़रूरत ही नहीं उसको भी आप उतनी फंडिंग दे रहे हो जिसको ज़रूरत होती नहीं। तो नेशनल स्कीम्स में जितनी भी केंद्र सरकार स्कीम्स बनाएगी उस अकॉर्डिंग देगी जिस अकॉर्डिंग स्टेट को ज़रूरत है। रेगुलर कंसल्टेशन, बातचीत होनी चाहिए ऑन मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज इम्पैक्टिंग स्टेट्स, ये स्टेट्स को इम्पैक्ट करता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ था, इसके क्या रिजल्ट और इम्पैक्ट थे। स्टेट्स गेंड मोर पार्टिसिपेशन, अब स्टेट्स जो है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगे थे। प्लानिंग कमीशन जो है वो बहुत एक्टिविटी करने लगा था, रोल प्ले करना था। लेटर इवॉल्व्ड इनटू नीति आयोग, बाद में जो प्लानिंग कमीशन है नीति आयोग में बदल जाता है, रिप्लेस करता है प्लानिंग कमीशन को। विद ग्रेट स्टेट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जब स्टेट सारे पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। ये और किस चीज़ को मजबूत करते हैं, द आइडिया ऑफ बॉटम ऑफ प्लानिंग होनी चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक की प्लानिंग की गई थी। कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग, सब मिलकर निर्णय लेते हैं, इस चीज़ की डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेंथन की गई थी। अब हम देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल एक्टिवेटेड इन 1990 में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। ये किस चीज़ को मजबूत, बाद में जाके स्ट्रेंथन आफ्टर और ज़्यादा मजबूत हो जाता है 2016 के अंदर। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद जिसे हम कहते हैं। इसका बैकग्राउंड समझते हैं। प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 263 में ये दिया हुआ है
संविधान के आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है। मीन्ट टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, यानी ये किस चीज़ लिए बनाया गया था, ताकि फैसिलिटेट हो सके कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित हो सके, कन्फ्लिक्ट रिजल्व हो सके, लड़ाई झगड़े जो सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म हो सके। इसका मेन प्रपोजल क्या था, रेगुलर एंड इंस्टीट्यूशनलाइज कंसल्टेशन होनी चाहिए, डेली बेसिस पे बातचीत होनी चाहिए, किन के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, पॉलिसीज़ को लेके, नीतियों को लेके डिबेट एंड डिस्कशंस होने चाहिए। इससे क्या होता है, पता चलता है इशू रिलेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन और रिसोर्स शेयरिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए, कितना रिसोर्स शेयर हुआ है, कितना नहीं हुआ, इसके ऊपर एड्रेस किया गया इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। इसके अंदर ना एड्रेस किया गया था, उन चीज़ों को सुना गया था जिसमें डिस्प्यूट होते हैं इंटर स्टेट, एक राज्यों के बीच में, एमिकेबली थ्रू डायलॉग यानी बातचीत से, रेदर देन थ्रू कोर्ट्स के अलावा बातचीत, नॉर्मल नेगोशिएशन से बातें सुनी जाती थी। फोकस ऑन बिल्डिंग अ कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ताकि सहकारी संघवाद स्थापित हो सके। फिर हम इसका रिजल्ट और इम्पैक्ट देखते हैं। तो इसको रीएक्टिवेटेड कर दिया जाता है 1990 के अंदर, बाद में बेस्ड ऑन सरकारी या कमीशन एडवाइस करता है इसको रीएक्टिवेट करो। बिकेम एन इम्पोर्टेंट फोरम फॉर वॉइसिंग ग्रीवियंसेस, ये आवाज़ प्रदान करता है, आवाज़ उससे सुना जाता है। बिल्डिंग कंसेंसस होते हैं, पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट आफ्टर द राइज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, जब से गठबंधन की सरकार आती है तब से ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रीजनल पार्टीज़ जो हैं पोस्ट 1990 के बाद, अब कंक्लूड करते हैं आंसर को। इन ईच केस वेदर द राजमंड्री कमेटी हो, चाहे अन्नपूर्ण साहिब रेजोल्यूशन हो, सरकारिया कमीशन हो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्कशन ऑन इंटर स्टेट काउंसिल फंक्शनिंग हो, कोई भी हो, द कॉमन डिमांड एक ही थी कि ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाए स्टेट्स को इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्फीयर्स में, उनका क्षेत्र जो है उसमें ग्रेटर ऑटोनॉमी दो। वाइल ऑल प्रपोजल्स वर नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड, अब सभी के प्रस्ताव तो अपनाए नहीं गए थे, लेकिन सभी ने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा वो किया था कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया था, कलेक्टिवली प्रेशर दिया था, सेंटर अडॉप्ट मोर कोऑपरेटिव, अब सेंटर को थोड़ा सहयोगी बनना पड़ेगा, कंसल्टेटिव अप्रोचेस लानी पड़ेगी, भाई स्टेट्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को ग्रेजुअली स्ट्रेंथनिंग करता है इंडिया के फेडरलिज्म को, ये चीज़ बहुत मजबूत करता है। तो इसी के साथ आज हमने पढ़ा डिमांड्स उठी थी, उन प्रपोजल्स क्या क्या थे और क्या क्या कमिटीज़ और कॉन्फ्रेंसेस थी। नेक्स्ट वीडियो में हम सरकारी या कमीशन को डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।